प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्तियाँ, अर्थात पंचम गणतंत्र के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्या शक्तियाँ दी गई हैं। पंचम गणतंत्र जो कि 4 अक्टूबर 1958 को लागू किया गया है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। और पंचम गणतंत्र के संविधान के अंतर्गत यदि हम वहाँ अनुच्छेदों की संख्या देखें तो इसमें अनुच्छेद 92 है, 15 अध्याय हैं और इसकी प्रस्तावना है, यह भी ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम पंचम गणतंत्र के राष्ट्रपति की शक्तियाँ बताएं। सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के लिए अपलोड करता हूँ, उसकी जानकारी आपको हो सके, सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। यस, आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्तियाँ मीन्स डेफिनेटली हम ये मानते हैं कि भाई सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। आप किसी भी देश के संविधान का आप अध्ययन करेंगे तो भाई सरकार के तीनों अंगों का आपको अध्ययन करना ही होगा कि उसकी क्या संगठन है, उसको क्या शक्तियाँ दी गई हैं। तो यहाँ राष्ट्रपति भी कार्यपालिका के अंतर्गत ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये कार्यपालिका का ही तो अध्यक्ष है। राज्याध्यक्ष कहते हैं इसे, राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं। एक बात ये भी ध्यान रखना है कि फ्रांस के अंतर्गत वास्तविक रूप में संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों का समन्वय किया गया है और वहाँ वास्तविक रूप में कार्यपालिका के 2 प्रधान हैं, एक राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति जो कि राज्याध्यक्ष कहलाता है, परंतु वास्तविक रूप में शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति करता है। वास्तविक रूप में कार्यपालिका की सभी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति करता है, इसलिए यह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का लक्षण है। लेकिन 2 प्रधान है, ये संसदात्मक शासन प्रणाली का लक्षण है। बाकी इसमें और भी बहुत बातें हैं, लेकिन यहाँ मैं संसदात्मक अध्यक्षात्मक मॉडल नहीं बता रहा हूँ, मैं तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ समझाऊंगा। मैंने संसदात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के ऊपर कितने ही लेक्चर अपलोड कर दिए, आप प्लेलिस्ट में देखिएगा। प्यारे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी, जब तक आप संसदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और दोनों का मिला हुआ रूप अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, ये तीनों ही प्रतिमान नहीं समझेंगे, आप राजनीति विज्ञान नहीं समझ सकते। इसलिए मैंने ये तीनों ही प्रकार के जो मॉडल हैं, प्रतिमान है, ये सबसे पहले अपलोड किए हैं। आप प्लेलिस्ट में देखेंगे, पॉलिटिकल थ्योरी में ये सारे लेक्चर आपको उपलब्ध होंगे। तो बात करते हैं हम राष्ट्रपति की शक्तियाँ। भाई वास्तव में फ्रांस का जो पंचम गणतंत्र है, जो कि 4 अक्टूबर 1958 को लागू किया गया है, समझें। इसमें 92 आर्टिकल हैं, अनुच्छेद, और 15 अध्याय हैं, अध्याय, और इसकी एक प्रस्तावना है। परंतु इससे पहले, पंचम गणतंत्र से पहले, मैंने यहाँ लिखा पंचम गणतंत्र, पंचम गणतंत्र से पहले चतुर्थ गणतंत्र में जो कार्यपालिका का अध्यक्ष था राष्ट्रपति, वो केवल एक औपचारिक राज्याध्यक्ष मात्र था। कहाँ? चतुर्थ गणतंत्र में। यहाँ पर शक्ति का केंद्र संसद थी। मैंने यहाँ नोट किया है चतुर्थ गणतंत्र, पूरा मैंने नहीं लिखा है, मैंने केवल संकेत दिया चतुर्थ गणतंत्र। आप नोट करेंगे, डायग्राम बनाए, चतुर्थ गणतंत्र मतलब इससे पहले का जो संविधान था, पंचम गणतंत्र जो 4 अक्टूबर 1958 से लागू हुआ, इससे पहले जो संविधान था वो चतुर्थ गणतंत्र कहलाता है। तो इसमें क्या स्थिति थी कि शक्ति का केंद्र संसद थी, मतलब व्यवस्थापिका शक्तिशाली थी चतुर्थ गणतंत्र में। और इसमें जो ये कार्यपालिका का अध्यक्ष था, राज्याध्यक्ष जिसको कहते हैं अपन, राष्ट्रपति, वो नामात्र का प्रधान था, औपचारिक था बस। राष्ट्रपति के हाथों में वास्तविक शक्तियाँ नहीं थी। इसी ही कारण वहाँ आए दिन मंत्रिमंडल बदलते रहते थे, राजनीति में अस्थिरता थी। और पंचम गणतंत्र के अंतर्गत ये विशेष प्रयास किया गया, जिसके नेतृत्व में संविधान बनाया गया जनरल डी गॉल के द्वारा स्पष्ट कह दिया गया कि भाई इसमें प्राधिकार और स्थायित्व पर बल दिया गया। मतलब पंचम गणतंत्र की जो कुंजी है,
पंचम गणतंत्र की जो कुंजी है, जो सार है, जो सारांश है पूरे संविधान का, वो है स्थायित्व और प्राधिकार। मतलब इस पंचम गणतंत्र में ये बल दिया गया कि भाई आए दिन सरकारें भी नहीं बदलें और राष्ट्रपति जो कि नाम मात्र का है, शक्ति का प्रयोग नहीं कर पा रहा है, तो पंचम गणतंत्र में राष्ट्रपति को खुलकर शक्ति दे दी गई। क्या क्या दिया गया है ये सब बातें मैं बताऊंगा। यहाँ तो इतना ध्यान देंगे कि चतुर्थ गणतंत्र में जो राष्ट्रपति था वह केवल औपचारिक रूप में राज्याध्यक्ष मात्र था, नाम मात्र का था। जैसे हमारे भारत में अभी भी जो हमारा राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति वो औपचारिक है, नाम मात्र का है। ठीक है, ये स्थिति थी चतुर्थ गणतंत्र में। और शक्ति का केंद्र संसद थी अर्थात व्यवस्थापिका थी। ठीक है, मगर पंचम गणतंत्र में शक्ति का केंद्र राष्ट्रपति को बना दिया। मतलब राष्ट्रपति को खुल करके शक्ति दी गई, सभी क्षेत्रों में संविधान के अंतर्गत खुलकर शक्ति दी गई। इसलिए पंचम गणतंत्र में शक्ति का केंद्र कौन है? राष्ट्रपति को बनाया गया है। नोट कीजिएगा, पंचम गणतंत्र शक्ति का केंद्र राष्ट्रपति को बनाया गया। और इधर मैंने लिखा स्वविवेक। इसका मतलब यह है कि चतुर्थ गणतंत्र में राष्ट्रपति केवल राज्याध्यक्ष मात्र था, नाम मात्र था, औपचारिक प्रधान मात्र था। परंतु पंचम गणतंत्र में राष्ट्रपति राज्याध्यक्ष तो है ही है, राज्याध्यक्ष तो है ही है, लेकिन इसके साथ में राष्ट्रपति को स्वविवेक की शक्ति दे दी गई कि राष्ट्रपति खुल करके अपने विवेक से शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इसलिए जैसा मैंने लास्ट में लिखा भी है कि स्वविवेक की शक्ति देने के कारण ही आज फ्रांस में प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद, संवैधानिक परिषद का प्रभाव में शक्तियां बहुत कम हो गई हैं और पूरे संविधान का रक्षक, पूरे संविधान का पंच राष्ट्रपति बन बैठा है। यहाँ तक कि संविधान की व्याख्या से संबंधित कार्य भी फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा किया जा रहा है। इससे ज़्यादा और क्या कह सकता हूँ मैं? यस, हालांकि संविधान ने इसको ये शक्ति नहीं दी है, लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति आज संविधान का व्याख्याता भी बन बैठा है। तो शेष क्या रहा? इसलिए शक्ति का केंद्र फ्रांस में आज कौन है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। अब ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़े। अब मैंने यहाँ एक विद्वान का नाम लिखा है, आमंडेम पावेल। इसका मतलब क्या है? ये मैंने जो नोट किया है आमंडेम पावेल विद्वान का नाम इसलिए नोट किया है कि आप पूरी दुनिया में किसी भी देश के संविधान का अध्ययन कर रहे हो और वहाँ चाहे आप कार्यपालिका, व्यवस्थापिका या न्यायपालिका, सरकार के इन तीनों अंगों में किसी भी अंग की शक्ति का अध्ययन कर रहे हो तो ध्यान रखना है कि सरकार का कोई भी एक अंग, ठीक है ये राष्ट्रपति कार्यपालिका में आ जाएगा, एक अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका केवल एक काम नहीं करता है। जैसे राष्ट्रपति है अर्थात ये कार्यपालिका में आता है, तो इसका मतलब इसको तो केवल कार्यपालिका संबंधी कार्य करना चाहिए, बस कानूनों को लागू करे बस, है ना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति कानून भी बनाता है, कानूनों को लागू भी करवाता है और इसके साथ में न्यायिक कार्य भी करता है। और संकट काल की घोषणा करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास में है। आप भारत की बात करेंगे तो भारत में भी राष्ट्रपति के द्वारा कार्यपालिका संबंधी कार्य भी किया जाता है, व्यवस्थापन कार्य भी किया जाता है, न्यायिक कार्य भी किया जाता है। इसके साथ में यहाँ मैंने लिखा संकटकालीन शक्तियाँ भी हमारे भारत के राष्ट्रपति को भी दी गई है। तो पूरी दुनिया में आप चाहे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका किसी की भी शक्ति का अध्ययन कीजिएगा, मैं आपको सूत्र दे रहा हूँ एक। भाई आमंडेम पावेल का कहना है कि एक संरचना के द्वारा एक से अधिक कार्य किया जाता है। आमंडेम पावेल कह रहे पूरी दुनिया की राज्य व्यवस्थाओं का अध्ययन कर निचोड़ निकाला है कि एक संरचना के द्वारा एक से अधिक कार्य किया जाता है। एक संरचना मीन्स चाहे व्यवस्थापिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, एक संरचना के द्वारा एक से अधिक कार्य किया जाता है। और इसे आमंडेम पावेल ने बहुप्रकार्यात्मक सिद्धांत कहा है। बहुप्रकार्यात्मक सिद्धांत अर्थात एक संरचना के द्वारा एक से अधिक कार्य किया जाता है। तो आप स्वयं देखेंगे, चाहे राष्ट्रपति की शक्ति का अध्ययन करें या फ्रांस की संसद का अध्ययन करें, भारत के राष्ट्रपति की शक्ति का अध्ययन करें, भारत के प्रधानमंत्री की शक्ति का अध्ययन करें, भारत की संसद का अध्ययन करें, भाई पूरी दुनिया में किसी भी चाहे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका किसी की भी शक्ति का अध्ययन कर रहे हो, आप 3 बिंदु लिखिएगा बेझिझक होकर। किसी की भी शक्ति पूछी जाए 3 बिंदु लिखेंगे निश्चित रूप में। क्या? व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ
कार्यपालन संबंधी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां। ये 3 शक्ति ऐसी हैं जो कि सभी संरचनाओं के द्वारा किया जाता है, चाहे व्यवस्थापिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो। क्या कारण है कि आप किसी की भी शक्ति का अध्ययन करते हैं तो आपको कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, ये बिंदु भी मिलेगा, विधायी शक्तियां भी मिलेगा, है न्यायिक शक्तियां भी मिलेगा। ये तीनों बिंदु तो मिलेंगे ही मिलेंगे। किसी की शक्ति का अध्ययन कीजिएगा, निश्चित रूप में 3 बिंदु मिलेंगे आपको। क्यों? इसके आधार पर कह रहा हूँ, आमंड पावेल के आधार पर कि एक संरचना के द्वारा एक से अधिक काम नहीं किया जाता है, एक से अधिक कार्य किए जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, एक संरचना के द्वारा एक से अधिक कार्य किए जाते हैं, एक कार्य नहीं किया जाता है। फिर से बोल रहा हूँ, एक संरचना के द्वारा एक से अधिक कार्य किए जाते हैं, चाहे व्यवस्थापिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो। और ये 3 कार्य कौन कौन से हैं जो कि सभी संरचनाएं, सभी मीन्स तीनों, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका करेंगी। कौन कौन से हैं ये? व्यवस्थापन संबंधी कार्य, कार्यपालन संबंधी कार्य, न्यायिक कार्य। 3 बिंदु आप किसी की भी शक्ति पूछी जाए, सबके बारे में बेझिझक होकर लिखिएगा। क्लियर? तो मैंने इसलिए यहाँ लिखा है, आमंड पावेल ने अपने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम में। ये पूछा जा सकता है आपसे पॉलिटिकल थ्योरी में कि भाई संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल किसने दिया है? आमंड पावेल ने। तो उस मॉडल से आप पूरी दुनिया की राज्य व्यवस्थाओं को समझ सकते हैं। दिक्कत कहाँ आ रही है आपको? तो आमंड पावेल ने कहा है कि भाई एक संरचना के द्वारा एक से अधिक कार्य किए जाते हैं, इसलिए हमने बिंदु आपके लिए जो बनाए हैं 5 बिंदु। तो चाहे किसी की शक्ति का अध्ययन कीजिएगा, आपके 3 बिंदु तो मिलेंगे, न्यायिक, विधायी और ये कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। शाबाश। पहली शक्ति मैंने यहाँ लिखा, फ्रांस के राष्ट्रपति कार्य व शक्तियाँ। पहली कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ व कार्य, नोट कीजिएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति का पहला कार्य शक्ति कार्यपालिका संबंधी शक्ति एवं कार्य। ध्यान देंगे, राष्ट्रपति का हम अध्ययन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कार्यपालिका का क्या है? राज्याध्यक्ष है। तो इसका मतलब कार्यपालिका की शक्ति का ही अध्ययन कर रहे हैं हम एक प्रकार से, लेकिन स्पष्ट रूप में राष्ट्रपति को ले रहे हैं यहाँ हम। क्यों? क्योंकि पंचम गणतंत्र में शक्ति का केंद्र राष्ट्रपति है। अब राष्ट्रपति के द्वारा या कार्यपालिका के द्वारा सबसे पहले कौन सा कार्य किया जाएगा? कानूनों को लागू करना। कानून को लागू करना, ये तो काम करना ही पड़ेगा कार्यपालिका को। भाई व्यवस्थापिका का काम कानून बनाना है, कार्यपालिका का काम कानूनों की क्रियान्वित करना है, और न्यायपालिका का काम कानून की, संविधान की व्याख्या करना है कि भाई कानून संविधान के अनुसार बनाए जा रहे हैं या नहीं बनाए जा रहे हैं, न्यायपालिका देखेगी। तो डेफिनेटली राष्ट्रपति का पहला जो कार्य है वह कार्यपालिका संबंधी कार्य शक्तियाँ, अर्थात इसको कानूनों की क्रियान्विति से संबंधित कार्य करना ही पड़ेगा। अब राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों एवं कार्यों में क्या क्या आएगा, मैंने ये सब महत्वपूर्ण बातें यहाँ नोट कर दी है, मैं एक एक को समझाता चलता हूँ। ध्यान देंगे, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की नियुक्ति से संबंधित कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, नोट कीजिएगा। इसके बाद में प्रधानमंत्री, फ्रांस का प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। मैंने लिखा त्यागपत्र, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। अगला, यहाँ वास्तविक रूप में जो मंत्रिमंडल की बैठकें होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है ना विचित्र बात। जबकि हमारे भारत में कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। लेकिन चूंकि यहाँ राष्ट्रपति को शक्ति का केंद्र माना गया है, इसलिए मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करेगा फ्रांस में? राष्ट्रपति। भारत में नहीं, भारत में मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करता है, क्योंकि राष्ट्रपति नाम मात्र का ही प्रधान है और शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है भारत में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला, अध्यादेश पर हस्ताक्षर, अर्थात प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा कोई अध्यादेश जारी किया जाता है तो वह तब तक मान्य नहीं होगा जब तक राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर नहीं हो जाएंगे। तो अध्यादेश पर हस्ताक्षर से संबंधित कार्य करता है ये। अगला है उच्च सैनिक एवं असैनिक, नोट कीजिएगा, उच्च लिखा है मैंने, उच्च सैनिक एवं असैनिक पदों पर नियुक्तियाँ कौन करता है? राष्ट्रपति। ये भी कार्यपालिका संबंधी शक्ति में आएगा। अगला है सर्वोच्च सेनापति, तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति है। अगला है फ्रांसीसी समुदाय का अध्यक्ष भी यही होता है, कौन? राष्ट्रपति। और इसके बाद में न केवल राष्ट्रीय स्तर पर, ये तो राष्ट्रीय स्तर की बात होगी, बल्कि राष्ट्रपति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं। क्या क्या हैं ये? कि जैसे विभिन्न प्रकार की नियुक्तियाँ करना, नियुक्तियों में जैसे
राजदूतों की नियुक्ति करना ये राष्ट्रपति करेगा। इसी के साथ में अन्य देशों से जो संधियां की जाती हैं उन संधियों को भी जो है ये है अनुमोदित करेगा। कौन? राष्ट्रपति। तो मैंने लिखा नियुक्ति व संधि, ये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इसको शक्तियां प्राप्त हैं। तो ये हो गया सामान्य स्वरूप में राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्ति एवं कार्य। दूसरा विधायी शक्तियां। भाई निश्चित रूप में राष्ट्रपति को शक्ति का केंद्र माना गया है, तो विधायी क्षेत्र में भी इसको बहुत शक्ति दी गई है। मतलब व्यवस्थापन क्षेत्र में या कानून बनाने के क्षेत्र में विधि निर्माण संबंधी शक्ति भी कह सकते हैं इसको आप। यहाँ आप ये भी बिंदु लिख सकते हैं विधि निर्माण से संबंधित शक्ति, ऐसे भी लिख सकते हैं व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ। मैंने आपको पहले बताया था ना, व्यवस्थापन, कार्यपालन और न्याय, ये तीन कार्य, व्यवस्थापन, कार्यपालन और न्याय के तीन बिंदु, तीन कार्य ऐसे हैं जो कि आप चाहे व्यवस्थापिका की शक्ति पूछी जाए, कार्यपालिका की, न्यायपालिका की, पूरी दुनिया में कहीं भी यदि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है तो डेफिनेटली ये तीन बिंदु आप सबके बारे में लिख सकते हैं। विधायी शक्ति में कार्य, इसमें क्या क्या है देखेंगे। दोनों सदनों में संदेश भेजना। फ्रांस का जो राष्ट्रपति है वह वास्तविक रूप में दोनों ही सदनों में, दोनों सदन कौन से हैं भाई? फ्रांस में जो संसद है वह द्विसदनीय है या द्विसदनीय व्यवस्थापिका के सिद्धांत को अपनाया गया है। इसका मतलब यह है कि फ्रांस की संसद में दो सदन है, दो सदनों के नाम क्या है? राष्ट्रीय सभा और सीनेट। बाकी इनके ऊपर हम अलग से वीडियो अपलोड करेंगे, यहाँ उनके बारे में व्यापक चर्चा नहीं करेंगे हम। दो सदन कौन कौन से होंगे? राष्ट्रीय सभा और सीनेट। तो दोनों सदनों में संदेश भेजने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संदेश भेजने का मतलब ये है कि ये किसी भी रूप में ये संदेश भेज सकता है कि भाई संसद को इस प्रकार के कानून बनाने चाहिए, और अक्सर राष्ट्रपति की इन बातों को माना जाता है। इसके बाद में जो विधेयक होता है या विधेयक का जो प्रस्ताव होता है भाई, संसद के द्वारा विधेयक पारित हो जाने पर, संसद के द्वारा विधेयक पारित हो जाने पर विधेयक पर 15 दिन के अंदर अंदर राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर करता है। मतलब संसद के द्वारा विधेयक पारित हो जाने पर, दोनों सदनों से पारित हो जाने पर, राष्ट्रीय सभा और सीनेट से पारित हो जाने पर 15 दिन के अंदर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है। परंतु राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भी संसद में भेज सकता है, वापस भेज सकता है संसद के पास। और जैसे ही राष्ट्रपति उस विधेयक को वापस संसद में भेजता है तो उसके ऊपर संसद अनिवार्य रूप से विचार करती है। मैंने यहाँ लिखा है अनिवार्य रूप से विचार करना होता है, मतलब संसद को उस विधेयक के ऊपर अनिवार्य रूप से विचार करना ही होगा, विचार करेगी यदि पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति ने वापस भेज दिया है तो। इसके बाद में अगला जो इसका विधायी शक्ति या कार्य आता है वह अध्यादेशों पर हस्ताक्षर, ये इसके अंतर्गत भी आ गया। इसका मतलब ये है कि वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसके ऊपर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना अति आवश्यक होता है। और इसके बाद में मैंने यहाँ लिखा है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का मतलब ये है कि फ्रांस के अंतर्गत किसी भी संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर जनमत संग्रह की शक्ति का प्रयोग स्वविवेक से राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वह संविधान संशोधन के ऊपर जनमत संग्रह कराएगा या नहीं कराएगा। फिर मैंने लिखा है जनमत संग्रह की शक्ति, नोट करेंगे जनमत संग्रह की शक्ति। अब यहाँ जो मैंने ये निशान दिया इसका मतलब यहाँ भी लिखा है संविधान संशोधन, ये मैं समझाऊंगा आपको। संविधान संशोधन क्या? संविधान संशोधन और इसके बाद में जनमत संग्रह, मतलब संविधान संशोधन पर जो जनमत संग्रह होता है इसका मतलब ये है कि स्वविवेक की शक्ति में आ रहा है। मैं आपको बताऊंगा यहाँ, आप ध्यान देंगे। जैसे इसमें मैंने थोड़ा सा यहाँ छोड़ दिया है, पहले बता रहा हूँ आपको मैं, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आ गया। उसके बाद में देखो ये जो मैंने दो बिंदु लिख दिए हैं मैं छोड़ चुका हूँ उनको, वापस आइए थोड़ा यहाँ से। मैंने यहाँ लिखा है स्वविवेकीय औपचारिक, ठीक है। इसलिए मैं क्या कि सबसे पहले ये प्रयास करता हूँ कि भाई पृष्ठभूमि के रूप में सब बातें समझा दूँ। कार्यपालिका की शक्तियों को दो भागों में बांट दिया गया है यहाँ। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों को स्वविवेकीय और औपचारिक, मतलब राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियाँ वो शक्तियाँ हैं जिनके अंतर्गत प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल से परामर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह अपने विवेक से उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। कौन कौन सी है वो? मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्तियां करना, राजदूतों की नियुक्तियां करना और अध्यादेशों पर हस्ताक्षर करना। ये भी है
स्वविवेक शक्ति का प्रयोग करेगा कि वह अध्यादेशों पर हस्ताक्षर करता है कि नहीं करता है। और संविधान संशोधन पर जनमत संग्रह कराना, ये भी इसकी स्वविवेक शक्ति है। मतलब राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह संविधान संशोधन पर जनमत संग्रह कराता है या नहीं कराता है। और औपचारिक शक्ति में आता है, औपचारिक शक्ति में क्या क्या है, राष्ट्रपति की जो औपचारिक शक्तियाँ क्या क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, राष्ट्रीय सभा को विघटित करना और राजदूतों की नियुक्ति करना, ये औपचारिक शक्ति में आता है। इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में राष्ट्रपति जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति, राष्ट्रीय सभा को विघटित करता है, राजदूतों की नियुक्ति करता है, तो इसके अंतर्गत किसी न किसी रूप में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल से परामर्श करना पड़ता है। लेकिन स्वविवेकीय शक्ति के अंतर्गत प्रधानमंत्री से परामर्श करने की इसको कोई आवश्यकता नहीं होती है। स्वविवेकीय और औपचारिक। इसके बाद में चर्चा चल रही थी विधायी शक्तियों की, तो यहाँ तक पहुँच गए हम। इसके बाद में अगला है संसद के विशेष अधिवेशन। देखो, संसद के विशेष अधिवेशन या सत्र आमंत्रित करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास में है कि जब राष्ट्र में कोई विशेष परिस्थिति आ जाए और ऐसी स्थिति में यदि राष्ट्रपति चाहे तो संसद के विशेष अधिवेशन आमंत्रित कर सकता है। और इसके बाद में राष्ट्रीय सभा, फ्रांस की संसद का जो प्रथम सदन है राष्ट्रीय सभा को भंग करने का जो अधिकार है वह भी राष्ट्रपति के पास में है। परंतु इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री और संसद के सभापतियों से आवश्यक रूप से परामर्श करना होगा। इसको अगर मान लीजिएगा राष्ट्रपति राष्ट्रीय सभा को भंग करता है तो इसके लिए राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री व संसद के सभापतियों से आवश्यक रूप से परामर्श करना होगा। परामर्श के बाद में ही राष्ट्रीय सभा को भंग किया जा सकता है। ये होगा इसकी विधायी शक्तियाँ, मतलब कानून बनाने के क्षेत्र में, विधि निर्माण के क्षेत्र में राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसके बाद में तीसरा ले रहे हैं हम, तीसरी शक्ति। देखो यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने ये दूसरा बिंदु ले लिया था, इसको इसलिए नहीं व्याख्यायित किया, व्याख्या इसलिए नहीं की कि भाई स्वविवेकी और औपचारिक मैंने लिख दिया है तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैंने वापस इसको समझा दिया है। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे मैं स्पष्ट रूप में सारी बातें नोट कर देता हूँ और एक शब्दावली की व्याख्या भी कर देता हूँ। तीसरी शक्ति, मैंने आपको कहा था कि आमंड एम पावेल कह रहे हैं कि कोई भी संरचना क्यों ना हो, एक संरचना के द्वारा एक से अधिक कार्य किया जाता है। एक संरचना के द्वारा एक से अधिक कार्य किया जाता है। 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 अब चूंकि राष्ट्रपति राज्याध्यक्ष है कार्यपालिका का, तो कार्यपालिका संरचना हो गई और कार्यपालिका संरचना है तो एक संरचना के द्वारा एक से अधिक कार्य किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं क्या राष्ट्रपति केवल कार्यपालिका संबंधी कार्य ही करता है? बस नहीं, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ व कार्य भी है। विधायी शक्तियाँ व कार्य, विधायी को आप व्यवस्थापन कह सकते हैं, कार्यपालिका को कार्यपालन संबंधी कह सकते हैं, या इसको कानूनों की क्रियान्वित करने संबंधी शक्ति भी कह सकते हैं। इसको विधि निर्माण संबंधी विधि निर्माण संबंधी शक्ति भी कह सकते हैं। तो कार्यपालिका मतलब कानून की क्रियान्वित करने संबंधी शक्ति, अर्थात ये जो संरचना इसका प्रयोग कर रही है, और विधायी शक्ति मतलब कानून बनाने संबंधी शक्ति भी कर रही है। और इसके बाद में तीसरी जो शक्ति है न्यायिक शक्तियाँ हैं। तो तीन आ गए ना, कार्यपालन, व्यवस्थापन और न्यायिक, तीन बिंदु आ गए ना। यहाँ आप किसी की भी शक्ति का अध्ययन करेंगे तो आपको ये 1, 2, 3 ये तीनों बिंदु मिलेंगे। बेझिझक होकर लिखेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, ये तीनों बिंदु मिलेंगे। अच्छा, अब हम लेते हैं न्यायिक शक्तियाँ। फ्रांस के पंचम गणतंत्र का जो राष्ट्रपति है उसकी क्या न्यायिक शक्तियाँ व कार्य हैं, मैंने यहाँ नोट कर दिया है। राष्ट्रपति न्यायपालिका की स्वतंत्रता का गारंटी दाता है, अर्थात फ्रांस की जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी राष्ट्रपति के, मैंने नोट कर दिया, राष्ट्रपति न्याय मतलब न्यायपालिका, राष्ट्रपति न्यायपालिका की स्वतंत्रता का गारंटी दाता है, रक्षा करनी पड़ेगी। अगला है न्यायाधीशों की सर्वोच्च परिषद, मैंने शॉर्ट में लिखा है, यहाँ आप लिखेंगे पूरा, न्यायाधीशों की सर्वोच्च परिषद, नोट कीजिएगा, न्यायाधीशों की सर्वोच्च परिषद है ये। न्यायाधीशों की सर्वोच्च परिषद के 9 सदस्यों की नियुक्ति व अध्यक्ष था। मतलब फ्रांस की जो न्यायाधीशों की सर्वोच्च परिषद है इसके अंतर्गत 9 सदस्यों की नियुक्ति
9 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और न्यायाधीशों की सर्वोच्च परिषद की जो अध्यक्षता करता है वह भी राष्ट्रपति करता है। फिर से बोल रहा हूँ, फ्रांस के अंतर्गत न्यायाधीशों की सर्वोच्च परिषद के 9 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और न्यायाधीशों की सर्वोच्च परिषद की जो अध्यक्षता होती है वह भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगली बात, अब इसकी मदद से, किसकी मदद से? न्यायाधीशों की सर्वोच्च परिषद की मदद से। नोट कीजिएगा, न्यायाधीशों की सर्वोच्च परिषद की मदद, इसकी का मतलब ये है न्यायाधीशों की सर्वोच्च परिषद। तो आप लिखेंगे इसकी की जगह न्यायाधीशों की सर्वोच्च परिषद की मदद से राष्ट्रपति क्षमादान के अधिकार का प्रयोग करता है, क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करता है। वह किसी भी अपराधी को पूर्ण क्षमादान दे सकता है या आंशिक क्षमादान दे सकता है। और ये क्षमादान की बात आती है तो क्या हमारे भारत के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार नहीं है ना? क्षमादान का अधिकार है। तो क्या हमारे भारत के अंतर्गत जो राष्ट्रपति है वह किसी अपराधी को क्षमादान नहीं दे सकता? दे सकता है, तो उसका न्यायिक कार्य हो गया, सीधी सी बात है। अगला है संवैधानिक परिषद के 1/3 मतलब 3 सदस्यों की नियुक्ति। अब बहुत महत्वपूर्ण बात है, संवैधानिक परिषद जो कि एक विचित्र संरचना या संस्था है फ्रांस की, क्योंकि संवैधानिक परिषद के द्वारा क्या कार्य किया जाता है? फ्रांस के अंतर्गत जो चुनाव होते हैं, चुनावों से संबंधित कार्य संवैधानिक परिषद करती है, जबकि भारत में कौन करता है? अलग से निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है, लेकिन फ्रांस में निर्वाचन आयोग नहीं है, बल्कि चुनावों से संबंधित कार्य कौन करती है? संवैधानिक परिषद करती है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ में वास्तविक रूप में संविधान की व्याख्या करने से संबंधित कार्य भी संवैधानिक परिषद करती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। संवैधानिक परिषद के 1/3 का मतलब क्या? 3 सदस्य, क्योंकि संवैधानिक परिषद के सदस्यों की संख्या 9 है। नोट कीजिएगा, 9 है, 9। तो इसमें 1/3 का मतलब 3 हो गए। 3 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, 3 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जो अपनी प्रकृति से अर्ध न्यायिक है। मैंने लिखा जो प्रकृति से अर्ध न्यायिक है, मतलब जो ये संवैधानिक परिषद है वो अपनी प्रकृति से अर्ध न्यायिक है। क्या है? अर्ध न्यायिक, क्योंकि वास्तविक रूप में इसके द्वारा व्याख्या से संबंधित कार्य किया जाता है, इसलिए अर्ध न्यायिक है। इसलिए विचित्र संस्था है फ्रांस के अंतर्गत, क्योंकि चुनाव से संबंधित कार्य भी किया जाता है, व्याख्या संबंधित कार्य भी किया जाता है। और चौथा है संकटकालीन शक्तियाँ तथा कार्य। भाई, दुनिया का कोई भी देश हो, संकट जैसी स्थिति का सामना करने के लिए किसी न किसी रूप में कार्यपालिकाओं को शक्ति दी जाती है, और उस शक्ति का प्रयोग कार्यपालिका का जो प्रधान होता है, अगर 2 प्रधान है तो राज्याध्यक्ष, 1 है तो डेफिनेटली वही राज्याध्यक्ष होगा, वही शासनाध्यक्ष होगा। परंतु 2 प्रधान हैं तो राज्याध्यक्ष के द्वारा संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। और संकट में एक व्यक्ति विशेष को इसलिए शक्ति सुपुर्द कर दी जाती है, या संविधान में ऐसा प्रावधान कर दिया जाता है, उपबंध कर दिया जाता है, क्योंकि संकट जैसी स्थिति में संसद के ऊपर ये बात नहीं छोड़ी जाती कि संसद निर्णय लेगी। संकट जैसी स्थिति का सामना करने के लिए शीघ्र निर्णय की जरूरत होती है, जल्दी से जल्दी निर्णय लिया जाए। मान लो आज पूरी दुनिया में हम कहेंगे कि हमेशा युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है, तो युद्ध जैसी स्थिति का मुकाबला करने के लिए शीघ्र निर्णय की आवश्यकता होती है, तो संसद पर छोड़ ही नहीं सकते, इसलिए कार्यपालिका को शक्ति दे दी जाती है। और कार्यपालिका का जो प्रधान होता है उसके द्वारा संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जल्दी से जल्दी निर्णय लिया जा सके। आप भारत में देखेंगे संकटकाल में शक्ति का प्रयोग कौन करता है? राष्ट्रपति तो करता है। किस लिए? जल्दी निर्णय लिया जाए, संसद पर नहीं छोड़ सकते। अगर संसद पर छोड़ दिया जाएगा तो संसद में तो वाद विवाद, हा हल्ला, शोरगुल, नारेबाजी होंगी, तब तक तो राष्ट्र कितना पिछड़ जाएगा, आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। संकटकालीन शक्तियाँ तथा कार्य, आप ध्यान देंगे, वास्तविक रूप में संकटकालीन स्थिति में राष्ट्र पर कोई संकट आया, ऐसी स्थिति में फ्रांस का जो राष्ट्रपति है वह सविवेक से संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग करेगा।
इसे किसी के परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री से भी परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने लिखा है स्वविवेक से संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग करेगा, और ये शक्तियाँ वास्तविक है। राष्ट्रपति की जो ये संकटकालीन शक्तियाँ हैं ये औपचारिक नहीं है, दिखावा नहीं है, नामात्र नहीं है, बल्कि ये वास्तविक शक्तियाँ। मैंने लिखा है ये शक्तियाँ वास्तविक हैं। हाँ, अगर पंचम गणतंत्र में जो राष्ट्रपति है वह संकटकालीन शक्तियों का यदि गलत प्रयोग करता है, नोट कीजिएगा, ये भी गलत प्रयोग करता है, तो गलत प्रयोग करने पर संसद राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगा सकती है। महाभियोग की क्या प्रक्रिया है ये हम अलग से बताएंगे। संसद गलत प्रयोग करने पर महाभियोग, मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा महाभियोग लगा सकती है। और वास्तविक रूप में फ्रांस में जो पंचम गणतंत्र का राष्ट्रपति है संकटकालीन शक्तियों में पूर्ण रूप में स्वविवेक का प्रयोग करेगा। जैसे यहाँ मैंने लिखा ना कि कार्यपालिका संबंधी शक्ति में स्वविवेक और औपचारिक होता है, तो इसके अंतर्गत संकटकालीन शक्ति में स्वविवेक का खुलकर प्रयोग करेगा। या अपने विवेक से, अपने बुद्धि से जैसा निर्णय इसको उचित लगेगा वो निर्णय लेगा। लेकिन गलत प्रयोग यदि संकटकालीन शक्तियों का कर रहा है तो संसद इसके ऊपर महाभियोग ला सकती है। परंतु इसी के साथ में राष्ट्रपति के द्वारा जो संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है इसके ऊपर दो वैधानिक नियंत्रण भी हैं। क्या नियंत्रण है? एक तो ये कि संकट काल में राष्ट्रीय सभा भंग नहीं कर सकता राष्ट्रपति। नोट कीजिएगा, दो नियंत्रण भी हैं। पहला क्या है? संकट काल में राष्ट्रीय सभा भंग नहीं कर सकता कौन? राष्ट्रपति। फिर से बोल रहा हूँ, संकट काल में राष्ट्रीय सभा भंग नहीं की जाएगी। राष्ट्रीय सभा मीन्स संसद का प्रथम सदन। यस, संकट काल में राष्ट्रीय सभा भंग नहीं कर सकता। और दूसरा है संसद की नियमित बैठकें और इन्हें स्थगित नहीं कर सकता। दूसरा नोट कीजिएगा, दूसरा नियंत्रण, संसद की संकटकालीन स्थिति में भी नियमित बैठकें होंगी। क्या कहा मैंने? संसद की नियमित बैठकें होंगी और इन्हें स्थगित नहीं कर सकता कौन? राष्ट्रपति। तो दो ये नियंत्रण हो गए इसके ऊपर। और इसके साथ में यदि ये संकटकालीन शक्तियों का गलत प्रयोग करता है तो संसद महाभियोग ला सकती है। इसलिए राष्ट्रपति गलत रूप में संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। और पांचवा बिंदु बनाया है मैंने, संविधान के संरक्षण संबंधी शक्तियां तथा कार्य। देखिएगा, संविधान के संरक्षण संबंधी शक्तियां तथा कार्य बहुत महत्वपूर्ण बात है। पंचम गणतंत्र के अंतर्गत चूंकि शक्ति का केंद्र राष्ट्रपति को ही माना गया है, चतुर्थ गणतंत्र में शक्ति का केंद्र संसद को माना गया था, इसलिए संविधान के संरक्षण या संविधान के संरक्षण संबंधी शक्तियां तथा कार्य राष्ट्रपति को सौंपे गए हैं। वास्तविक रूप में पंचम गणतंत्र में राष्ट्रपति को संविधान की रक्षा के संदर्भ में एक पंच की भूमिका निभाने का अधिकार दिया है कि एक पंच की भूमिका निभाएगा। संविधान का ये मूल रक्षक है। संविधान की रक्षा के संदर्भ में ये पंच की भूमिका निभाएगा। ध्यान दें कैसे। मैंने लिखा है राष्ट्रपति एक पंच के रूप में। क्या? राष्ट्रपति संविधान की रक्षा के संदर्भ में एक पंच के रूप में है, एक पंच के रूप में भूमिका निभाएगा। इसका निर्णय अंतिम होगा। परंतु राष्ट्रपति किसी भी रूप में संविधान की व्याख्या अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार इसे नहीं है। संविधान की व्याख्या का अधिकार इसे नहीं दिया, परंतु व्यवहार में ये आज व्याख्याता बन गया है, व्याख्याकार बन गया है। लास्ट में आएगी ये बात, आप नोट करेंगे। न्यायिक पुनरावलोकन नहीं दिया गया है इसको। ये वास्तविक रूप में किसी भी रूप में संविधान की व्याख्या नहीं करेगा। परंतु फिर मैंने लिखा, परंतु राष्ट्रपति ने संविधान की अंतिम व्याख्या का अधिकार प्राप्त कर लिया है।
संविधान ने वास्तविक रूप में राष्ट्रपति को ये शक्ति नहीं दी है कि संविधान की व्याख्या करे, परंतु व्यवहार में पूरी दुनिया में किसी भी देश के संविधान का अध्ययन कीजिएगा, सिद्धांत और व्यवहार में अंतर मिलेगा। सिद्धांत में कुछ है, व्यवहार में कुछ है। तो यहाँ पर भी ये बात दिखाई दे रही है। परंतु राष्ट्रपति ने संविधान की अंतिम व्याख्या का अधिकार प्राप्त कर लिया है आज। नोट कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर मैंने लिखा है राष्ट्र ने इस भूमिका को स्वीकार कर लिया है। अब ध्यान देंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात है। वास्तविक रूप में राष्ट्रपति के द्वारा संविधान की व्याख्या करने से संबंधित कार्य किया जाता है। शक्ति का खुलकर प्रयोग किया जा रहा है और पूरे राष्ट्र ने, पूरे फ्रांस ने, पूरे देश ने राष्ट्रपति की इस भूमिका को तहे दिल से स्वीकार कर लिया है। किसी भी रूप में वहाँ की जनता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। और जब जनता को कोई आपत्ति नहीं हो, अरे भाई, जब जनता ही किसी के साथ हो जाए तो फिर शक्तियाँ ना हो तो भी खुलकर शक्ति का प्रयोग किया जाता है। शक्तियाँ ना दी जाए संविधान के द्वारा तो भी उसके द्वारा खुल करके शक्ति का प्रयोग किया जाता है। फ्रांस में ऐसा ही है। हालांकि पंचम गणतंत्र में राष्ट्रपति को शक्तियाँ संविधान के द्वारा दी गई हैं, परंतु जहाँ नहीं दी गई हैं वहाँ पर भी राष्ट्रपति खुलकर शक्ति का प्रयोग कर रहा है और इसका कारण है वहाँ की जनता। तो मैंने नोट किया राष्ट्र ने इस भूमिका को स्वीकार कर लिया है, मतलब फ्रांस की जनता ने राष्ट्रपति की इस संविधान की अंतिम व्याख्या की जो शक्ति है, अंतिम व्याख्या का अधिकार प्राप्त कर लिया है। राष्ट्रपति ने इसको जनता ने स्वीकार कर लिया है। मैं फिर से कह रहा हूँ, संविधान की अंतिम व्याख्या का अधिकार राष्ट्रपति ने जो प्राप्त कर लिया है, इसको वहाँ की जनता ने भी तहे दिल से स्वीकार किया। तो आप नोट करेंगे राष्ट्र ने इस भूमिका को स्वीकार कर लिया। कौन सी भूमिका को? संविधान की अंतिम व्याख्या की भूमिका को। क्यों स्वीकार किया? क्योंकि यह राष्ट्र एवं लोकतंत्र के हित में सहायक सिद्ध हुई है। अर्थात वास्तविक रूप में फ्रांस का राष्ट्रपति जो संविधान की व्याख्या कर रहा है, संविधान की व्याख्या का अधिकार प्राप्त कर लिया है, तो इसको वहाँ की जनता ने क्यों स्वीकार किया है? क्योंकि ये राष्ट्र एवं लोकतंत्र के हित में सहायक सिद्ध हुई है। अर्थात वास्तविक रूप में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्र एवं लोकतंत्र के हित में ही कार्य किया गया है। इस शक्ति के आधार पर किसी रूप में राष्ट्र एवं लोकतंत्र के विरुद्ध राष्ट्रपति ने शक्ति का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए राष्ट्र ने इस भूमिका को स्वीकार कर लिया है। तो यहाँ तक स्पष्ट हो गया है कि भाई शक्ति का केंद्र कौन है पंचम गणतंत्र में? राष्ट्रपति। सब जगह देखिएगा। और फिर मैंने अंत में लिखा है इससे, किससे? ये जो संविधान की अंतिम व्याख्या का अधिकार प्राप्त कर लिया है ना राष्ट्रपति ने, इसकी बात हो रही। इससे मतलब किससे? संविधान की अंतिम व्याख्या का अधिकार प्राप्त कर लिया है राष्ट्रपति ने, इसकी तरफ संकेत है। इससे मंत्रिमंडल, संसद, संवैधानिक परिषद के प्रभाव एवं शक्ति में भी कमी आई है। फिर से बोल रहा हूँ, इससे, किससे? संविधान की अंतिम व्याख्या का अधिकार प्राप्त कर लिया है। किसने? राष्ट्रपति ने। तो इससे क्या हुआ है? इससे ये हुआ है कि इससे प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद, संवैधानिक परिषद के प्रभाव एवं शक्ति भी कम हो गई है। फिर से बोल रहा हूँ, इससे प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद, संवैधानिक परिषद के प्रभाव एवं शक्ति में भी कमी आई है। इसका मतलब सर्वे सर्वा वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, फ्रांस की जो राज्य व्यवस्था है, उस पॉलिटिकल सिस्टम में, फ्रांस की राज्य व्यवस्था में शक्ति का केंद्र राष्ट्रपति है। सेंटर पॉइंट कौन? राष्ट्रपति। किसका सेंटर पॉइंट? पावर, शक्ति का सेंटर पॉइंट राष्ट्रपति है। आपने स्वयं देखा, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, सांसद, संवैधानिक परिषद के प्रभाव एवं शक्ति में भी कमी आई है और शक्तिशाली कौन हो गया है? फ्रांस का राष्ट्रपति। और ये स्वयं जनरल डी गॉल जिसके नेतृत्व में संविधान बना गया, उनकी इच्छा थी, हार्दिक इच्छा थी कि राष्ट्रपति शक्तिशाली बने और संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को शक्तियाँ दी गई हैं और व्यवहार में भी राष्ट्रपति खुलकर इन शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। ये हो गया फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्तियाँ तथा कार्य। तो मुझे पूरा विश्वास है आप इन 5 बिंदुओं के आधार पर फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्तियों को आसानी से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यस, मुझे पूरी उम्मीद है आप ठीक से समझ गए होंगे
ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।